अस्सलामुअलैकुम। इस लेक्चर में मैंने रिलेटिविटी से शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। रिलेटिविटी के चैप्टर में 6 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो उसमें से जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या फर्क है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम क्या होता है? इनर्शियल फ्रेम एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे या फिर रेस्ट पे हो। ऐसा फ्रेम जो कि रेस्ट पे हो या फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आप क्या कहते हैं? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। और इस फ्रेम पे हमेशा जो नेट फोर्स होती है वो जीरो होती है और इसका एक्सेलरेशन भी जीरो होता है। इस वजह से इसको एक नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं। इसके अलावा इसमें न्यूटन लॉज डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर। और इसकी एग्जांपल कोई भी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट हो या कोई भी फ्रेम जो कि रेस्ट पे मौजूद होगा उसको आप इनर्शियल फ्रेम कहेंगे, या फिर वो मूव कर रहा हो तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। तो ये बातें यहाँ पे मैंने लिखी हैं। इट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस एट रेस्ट और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो या तो रेस्ट पे हो या फिर वो मूव कर रहा हो विद कांस्टेंट वेलोसिटी, उसको आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। तो इस पे जो नेट फोर्स होगी वो जीरो होगी। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही होगी और इसका एक्सेलरेशन भी इसी वजह से जीरो होगा। तो इसको इस वजह से कहते हैं नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इसमें जो न्यूटन लॉज हैं वो क्या है? न्यूटन लॉज आर वैलिड इन इट। इसमें आप न्यूटन लॉज को अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली विदाउट एनी मॉडिफिकेशन या फिर कोई एडजस्टमेंट के बगैर इसमें न्यूटन लॉज को आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल मूविंग ट्रेन विद कांस्टेंट वेलोसिटी इज एग्जाम्पल ऑफ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जब भी कोई ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे तो वो आपके पास क्या है? एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब इसके बाद मैं बात कर लेता हूं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा जिसपे कोई ना कोई फोर्स एक्ट कर रही होगी और उसका कोई ना कोई एक्सेलरेशन होगा। इसका मतलब वो वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करेगा। तो ये बात यहाँ पे मैंने लिखी है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या नॉन इनर्शियल फ्रेम। एक ऐसा फ्रेम जो कि वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करे उसको आप क्या कहेंगे? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। इस पे जो नेट फोर्स होगी वो आपके पास जीरो नहीं होगी और इसमें एक्सेलरेशन भी नॉन जीरो होगा। मतलब इस पे कोई ना कोई फोर्स भी एक्ट करेगी और इसका कोई ना कोई एक्सेलरेशन भी होगा। न्यूटन लॉज आर नॉट एप्लीकेबल विदाउट करेक्शन। ठीक है कि इसमें न्यूटन लॉज एप्लीकेबल नहीं होते अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। चलो मैं इसको रेज कर लेता हूं। तो ये बात लिखें कि न्यूटन लॉज आर नॉट एप्लीकेबल डायरेक्टली। इसमें जो न्यूटन लॉज होते हैं डायरेक्टली आप नहीं लगा सकते। इसके बाद इसकी जो एग्जाम्पल है वो क्या है? एग्जाम्पल के तौर पे आप फ्री फॉलिंग एलिवेटर या लिफ्ट को ले सकते हैं एज नॉन इनर्शियल फ्रेम, क्योंकि कोई भी फ्री फॉलिंग लिफ्ट या एलिवेटर होता है तो वो एक एक्सेलरेशन से मूव करता है। उसमें जो एक्सेलरेशन होता है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। तो इस तरह का कोई भी लिफ्ट अगर उसकी रस्सी यहां से टूट जाए वो फ्री फॉल करेगा और वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम की तरह एक्ट करेगा या बिहेव करेगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 ये है, व्हाट आर पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पोस्टुलेट्स क्या हैं? तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के 2 पोस्टुलेट हैं। एक को कहते हैं जी प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी और दूसरे को कांस्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कांस्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। ये 2 पोस्टुलेट्स हैं तो ये हमने एक्सप्लेन करने हैं। तो पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आर एज फॉलो। नंबर 1, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी क्या है? द लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तमाम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के अंदर जो लॉज ऑफ फिजिक्स होते हैं वो क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। अगर आपने इसकी ज्यादा डिटेल देखनी है तो आप इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का टॉपिक या फ्रेम ऑफ रेफरेंस के टॉपिक को आप देख लें, वहां से ही आपको ज्यादा क्लियरली समझ आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी है वो क्या है? द लॉज ऑफ फिजिक्स आर द सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तमाम इनर्शियल फ्रेम के अंदर लॉज ऑफ फिजिक्स क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। नेक्स्ट जो है आपके पास प्रिंसिपल ऑफ कांस्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट है।
और ये पोस्टुलेट ये कहता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट, कि स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में हमेशा कांस्टेंट रहती है एंड इनडिपेंडेंट ऑफ मोशन ऑफ सोर्स और ऑब्जर्वर, और ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती किस चीज पे, सोर्स की मोशन पे या ऑब्जर्वर की मोशन पे डिपेंड, या उनकी जो स्पीड है उस पे भी डिपेंड नहीं करती। दिस मीन दैट द लाइट travels at the same speed no matter how fast the source or observer is moving। और इसकी वैल्यू क्या होती है? its value in vacuum is approximately 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड। ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, वैसे इसकी वैल्यू होती है 299 एंड आगे ये चलता जाता है, लेकिन ये वैल्यू को याद रखना इतनी आसान नहीं है, तो आप इसको राउंड ऑफ करके 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड कर लें। तो ये स्पीड ऑफ लाइट है इन वैक्यूम, और ये हमेशा इतनी ही रहती है नो मैटर हाउ फास्ट द ऑब्जर्वर और द लाइट सोर्स इज मूविंग। इस चीज पे ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती, इसकी वैल्यू हमेशा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड रहेगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मुझे बोर्ड को एक दफा फिर रेज करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ पार्टिकल विद मास टू मूव फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट, कि ये बात क्यों इम्पॉसिबल है किसी भी पार्टिकल के लिए कि वो फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट से मूव करे। तो इसका आंसर यह है कि अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करता है विद रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी या स्पीड, उसके लिए जो मास है वो इंक्रीज हो जाता है, और एट स्पीड ऑफ लाइट उसका मास इंफिनिटी हो जाता है। अब किसी भी ऑब्जेक्ट का मास अगर इंफिनिटी है तो आप उसको मूव कराना चाहते हैं तो आपको एक इनफिनिट अमाउंट ऑफ फोर्स लगानी पड़ेगी और इनफिनिट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, जो कि प्रैक्टिकली किसी एक पार्टिकल के लिए प्रोवाइड करना इम्पॉसिबल बात है। तो इसी वजह से कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट जिसका कोई मास मौजूद होता है वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं कर सकता। तो इसका आंसर देख ले, अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, at speed of light the mass of any particle becomes infinite, which will require an infinite energy and force to move the particle, which is impossible। कि कोई भी पार्टिकल जब स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है तो उसका जो मास है वो इन्फिनिट होता है, और इन्फिनिट मास को मूव कराने के लिए आपको इन्फिनिट फोर्स एंड इन्फिनिट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन ये है, अकॉर्डिंग टू मास वेरिएशन फॉर्मूला m is equal to m naught over 1 minus v square over c square square root, एंड एट स्पीड ऑफ लाइट अगर v is equal to c ले लेते हैं, हम v की जगह c पुट किया हमने, तो ये हो गया v की जगह c स्क्वायर बाय c स्क्वायर ये कट जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो m ओवर अंडर रूट 1 माइनस 1 इज 0, तो m ओवर 0 इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो अब आपके पास मास क्या हो गया, इसका इन्फिनिट हो गया। अब इस इन्फिनिट मास को मूव करने के लिए कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी, आप न्यूटन लॉ लगा लें, F इज इक्वल टू एम ए, मास की जगह अगेन आप इंफिनिटी पुट करेंगे, उसके साथ जो भी एक्सेलरेशन होगा उसके लिए ये जो फोर्स होगी वो क्या होगी, 0 होगी। सो एन इन्फिनिट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव द पार्टिकल, हेंस वी कंक्लूड दैट नो पार्टिकल विद मास कैन मूव विद स्पीड ऑफ लाइट, कैन मूव विद स्पीड फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट, कि कोई भी पार्टिकल ना तो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर सकता है ना ही फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर सकता है। अच्छा, एक बात आप याद रखिएगा, जिस पार्टिकल का मास होगा वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं कर सकता। जिस पार्टिकल का मास नहीं होता, जैसे फोटॉन्स हैं, उनका मास नहीं होता तो वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर सकते हैं, लेकिन जिनका सिंगल ग्राम मास क्यों ना हो, इवन इलेक्ट्रॉन जो कि 10⁻⁻31 किलोग्राम है, उसके लिए भी वो जो इलेक्ट्रॉन है वो भी स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं कर सकता, या उससे ज्यादा स्पीड से तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इलेक्ट्रॉन भी इवन स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं कर सकता। हाँ, क्लोजर टू स्पीड ऑफ लाइट आप पार्टिकल्स को मूव करा सकते हैं। कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जैसे कि लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर के अंदर जो प्रोटॉन्स होते हैं वो इस स्पीड से मूव कर रहे होते हैं, 99.999999% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं, लेकिन वो कभी भी स्पीड ऑफ लाइट से परसेंट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं
प्रोटॉन्स कहाँ पे? लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर। ये एक पार्टिकल एक्सेलरेटर है जिसकी जो साइज है वो कुछ इस तरह का 27 किलोमीटर का एक रिंग है। उसमें इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देके फास्टर मूव कराया जाता है। कितना फास्टर मूव कराया जाता है? 99.999999% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से मूव कराया जाता है। लेकिन ये कभी भी ये प्रोटॉन स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं कर सकता। अगर वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी इनफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। लेकिन अगर किसी पार्टिकल का मास नहीं है, मास लेस पार्टिकल है जैसे फोटोन है, तो वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है इमेजिन अ ट्रेन ट्रैवल एट स्पीड ऑफ लाइट, अ पर्सन ऑन दिस ट्रेन लुक इनटू मिरर प्लेस इन फ्रंट ऑफ हिम, विल दिस पर्सन सी रिफ्लेक्शन ऑफ देमसेल्फ इन द मिरर। कि एक ट्रेन है जो कि स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रही है और उस ट्रेन के अंदर एक पैसेंजर, एक बंदा है जो कि मिरर में अपने आप को देखना चाहता है। क्या वो इस मिरर के अंदर अपनी रिफ्लेक्शन को देख पाएगा अगर यही स्पेसशिप स्पीड ऑफ लाइट से मूव करे या ये ट्रेन स्पीड ऑफ लाइट से मूव करे? तो अब ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, मैं यहाँ पे इसकी फिगर बना लेता हूं कि लेट्स सपोज हमारे पास ये एक ट्रेन है जो कि स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रही है। इसकी स्पीड क्या है? v इज इक्वल टू c है और यहाँ पे एक मिरर है और इसके सामने एक पर्सन है। क्या ये पर्सन मिरर में अपनी रिफ्लेक्शन को देख पाएगा? अब ये क्वेश्चन अगर क्लासिकल रिलेटिविटी के हिसाब से देखा जाए तो ये बंदा कभी भी मिरर में अपनी रिफ्लेक्शन को नहीं देख पाएगा। क्यों? क्योंकि मिरर आगे की तरफ मूव कर रहा है और लाइट जब यहां से रिफ्लेक्ट होकर इधर आएगी तो वो बैकवर्ड मूव करेगी। तो इस पर्सन के रिस्पेक्ट से ये जो मिरर है ये आगे की तरफ जा रहा होगा और जो पर्सन है, जो लाइट वो बैकवर्ड आ रही होगी। एज ए रिजल्ट लाइट यहाँ पे स्टेशनरी होती अकॉर्डिंग टू क्लासिकल रिलेटिविटी और पर्सन को अपना जो रिफ्लेक्शन है ये नजर ना आता। लेकिन अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कि स्पीड ऑफ लाइट हर एक ऑब्जर्वर के लिए कांस्टेंट होती है और वो हर इनर्शियल ऑब्जर्वर के लॉज ऑफ फिजिक्स सेम रहते हैं। तो इसका आंसर जरा देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ट्रेन मूव्स विद स्पीड ऑफ लाइट एक्ट एज इनर्शियल फ्रेम। तो ये जो ट्रेन है ये एक इनर्शियल फ्रेम है और इनर्शियल फ्रेम के अंदर क्या होते हैं? एंड लॉज ऑफ फिजिक्स इंक्लूडिंग द बिहेवियर ऑफ लाइट रिमेन्स द सेम। तो यहाँ पे लॉज ऑफ फिजिक्स भी सेम होंगे और बिहेवियर ऑफ लाइट भी सेम होगा इस पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर जहां पे ये पर्सन मौजूद है। द पर्सन ऑन द ट्रेन इज स्टेशनरी रिलेटिव टू ट्रेन एंड मिरर। जो पर्सन इस ट्रेन के अंदर मौजूद है ये मिरर के रिस्पेक्ट से और ट्रेन के रिस्पेक्ट से क्या है? स्टेशनरी है। लाइट इमिटेड फ्रॉम पर्सन फेस, यहां से जो पर्सन के फेस से लाइट निकलेगी फ्रॉम पर्सन फेस विल ट्रेवल टू द मिरर एंड रिफ्लेक्ट बैक टू देयर आईज विद स्पीड ऑफ लाइट। तो यहां से जो लाइट निकल रही है इसके फेस से और मिरर पे पड़ रही है और मिरर से वापस रिफ्लेक्ट हो रही है विद स्पीड ऑफ लाइट। इस पर्सन के रिस्पेक्ट से ये जो पर्सन ए मौजूद है उसके रिस्पेक्ट से लाइट आगे जा रही है, यहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस पीछे पहुंच रही है विद स्पीड ऑफ लाइट। तो अब अगर लाइट स्पीड ऑफ लाइट से ही इस पर्सन के रिस्पेक्ट से यहां जा रही है वो वापस आ रही है, इट्स मीन ये पर्सन नॉर्मली जैसे हम रिफ्लेक्शन देखते हैं मिरर में उसी तरह से ये पर्सन भी अपनी रिफ्लेक्शन इस मिरर में देख पाएगा। ये इस पर्सन की रिफ्लेक्शन एंड मिरर है तो ये अपने आप को देख पा रहा है। तो ये बात दोबारा से देख लें। लाइट इमिटिंग फ्रॉम द पर्सन फेस विल ट्रेवल टू द मिरर एंड रिफ्लेक्ट बैक टू देयर आईज विद स्पीड ऑफ लाइट रिलेटिव टू पर्सन। तो इस पर्सन के रिस्पेक्ट से वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगी लाइट। हेंस द पर्सन विल सी देयर रिफ्लेक्शन। तो ये जो बंदा है ये अपनी रिफ्लेक्शन इस मिरर में देख पाएगा अगर ये ट्रेन स्पीड ऑफ लाइट से मूव करे। ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट, इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हमने देखा है कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका कोई मास हो वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं कर सकता। तो ये हाइपोथेटिकल या फिर एक थॉट एक्सपेरिमेंट है जिसमें कोई ट्रेन स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट हैपेंस टू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एज इट्स स्पीड इंक्रीजेस। कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा अगर
उसकी स्पीड को इंक्रीज कराया जाता है। तो देखें जब स्पीड इंक्रीज होती है तो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट होते हैं, उस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो इंक्रीज हो जाता है, उसके लिए लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, एज ए रिजल्ट उसका वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाएगा, मास इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, तो इससे डेंसिटी भी इंक्रीज होगी। तो इसका डिटेल्ड आंसर मैंने यहाँ पे लिखा है, एज स्पीड इंक्रीजेस द फॉलोइंग इफेक्ट्स अकर ड्यू टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। नंबर 1, रिलेटिविस्टिक मास इंक्रीज, कि उस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो इंक्रीज हो जाता है। द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस एज ऑब्जेक्ट मूव्स अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। इसका जो मास है जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उसका मास इंक्रीज होता है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, जो कि जिसको मैं इक्वेशन ए कह देता हूं। m इज इक्वल टू m नॉट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। ये रिलेटिविस्टिक मास क्या हो गया, इसका इंक्रीज हो गया। अब इसका जो दूसरा कॉन्सिक्वेंस है वो क्या है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होती है एंड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। जैसे आपके पास ये देखें, ये स्पेसशिप है, लेट्स सपोज ये रेस्ट स्पेस की लेंथ इतनी आती है, अगर ये कोई रिलेटिविस्टिक स्पीड से मूव करेगा तो इसकी लेंथ पहले के मुकाबले में कम होगी, बाकी इसकी जो हाइट है और इसकी जो विड्थ है वो चेंज नहीं होगी, लेकिन इसकी जो लेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो ऑब्जेक्ट्स लेंथ कॉन्ट्रैक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होगी, बाकी पैरामीटर्स पे फर्क नहीं पड़ेंगे। The object length contracts in the direction of motion is described by, तो इसकी जो लेंथ डिक्रीज हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, वो क्या है, L इज इक्वल टू L नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। अब यहाँ पे इसकी लेंथ डिक्रीज हो गई है तो इसका वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा। कैसे डिक्रीज होगा, सिंस लेंथ डिक्रीजेस विड्थ एंड हाइट रिमेन्स अनचेंज्ड द वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस। अब लेंथ डिक्रीज होगी तो इसका वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा, क्योंकि वॉल्यूम इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो एक फैक्टर डिक्रीज होने से एज अ होल वॉल्यूम भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसके बाद आपने ये वाला सारा लिखना है, यहाँ पे जगह कम थी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इफेक्ट ऑन डेंसिटी, कि डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। द डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। और मास जो मास की जगह उसका रिलेटिविस्टिक मास पुट कर लो, m इज इक्वल टू m नॉट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर लिख लिया। अब इसका जो वॉल्यूम है, देखें अगर यहाँ पे वॉल्यूम की बात करूं, वॉल्यूम इक्वल होगा v नॉट इंटू अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ये फैक्टर सिर्फ और सिर्फ लेंथ के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से आया है। तो अब मैं वॉल्यूम की जगह लिख सकता हूं v नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर है। तो अब अगर आप इसको थोड़ा सा रीराइट कर लो तो देखें ये टर्म क्या है, मास डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, और ये डिनोमिनेटर में है तो इस वजह से मैंने लिखा 1 ओवर वी नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर आप मास पर यूनिट वॉल्यूम को इकट्ठा कर लो तो मास जो रेस्ट मास डिवाइड बाय रेस्ट वॉल्यूम है, उन दोनों को मैंने कंबाइन किया, मास पर यूनिट वॉल्यूम आ गया। देखें ये जो फैक्टर है 1 माइनस वी स्क्वायर स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर स्क्वायर रूट होल स्क्वायर होगा। तो स्क्वायर रूट एंड होल स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर विदाउट अंडर रूट रह जाएगा। अब इस इक्वेशन से आप देखें ये जो फैक्टर है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, इसको आप लिख सकते हैं डेंसिटी, जो कि रेस्ट मास डेंसिटी या रेस्ट डेंसिटी होगी, डिवाइडेड बाय दिस फैक्टर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। क्योंकि ये जो फैक्टर है ना 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ये हमेशा लेस देन 1 आता है। अब ये अगर लेस देन 1 है तो जो ये जो नंबर है ये क्या हो जाता है, ग्रेटर हो जाता है। सो द डेंसिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन स्पीड। अब यहां से ये जो डेंसिटी होगी रो, ये इस डेंसिटी के मुकाबले में क्या होगी, ज्यादा। सो हम यहां से ये कंक्लूड कर सकते हैं, सो डेंसिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन स्पीड। स्पीड के इंक्रीज होने से डेंसिटी इंक्रीज होगी। लास्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हाट इज मेंट बाय रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी, के रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी क्या है। रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी भी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक कॉन्सिक्वेंस है। अकॉर्डिंग टू दिस, इफ टू इवेंट्स आर साइमल्टेनियस फॉर वन ऑब्जर्वर, अगर कोई दो इवेंट किसी एक ऑब्जर्वर के लिए साइमल्टेनियस हैं, एक वक्त पे हो रहे हैं, तो किसी दूसरे मूविंग ऑब्जर्वर के लिए सेम यही इवेंट डिफरेंट टाइम पे होते हुए नजर आएंगे। ये जो डिफरेंट ऑब्जर्वर्स के लिए जो इवेंट का डिफरेंट होना है, इस इफेक्ट को साइमल्टेनिटी कहते हैं।
तो अब मैंने यहाँ पे इसका आंसर लिखा है, द रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी इज कॉन्सेप्ट इन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विच स्टेट्स दैट, इसकी स्टेटमेंट क्या है, टू इवेंट्स that appears to happen simultaneously in one inertial frame may not be simultaneous in another inertial frame moving relative to first। अगर आपके पास दो इवेंट किसी एक ऑब्जर्वर के लिए, किसी एक इनर्शियल ऑब्जर्वर के लिए साइमल्टेनियस हैं, एक वक्त पे हो रहे हैं, तो किसी दूसरे मूविंग ऑब्जर्वर जो कि पहले इनर्शियल ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट से मूव कर रहा है, उसके लिए यही सेम इवेंट डिफरेंट टाइम पे होते हुए नजर आएंगे। तो इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी कहते हैं। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास ये एक ट्रेन है जो कि एक रिलेटिविस्टिक स्पीड v से मूव कर रही है। कंसीडर टू लाइटनिंग स्ट्राइक हिटिंग द फ्रंट एंड बैक ऑफ मूविंग ट्रेन साइमल्टेनियसली एज सीन फ्रॉम ग्राउंड एज शोन इन फिगर के। लेट्स सपोज हमारे पास एक मूविंग ट्रेन है जिसपे लाइटनिंग स्ट्राइक्स फ्रंट एंड पे और बैक एंड पे हिट कर रही हैं। किसके रिस्पेक्ट से, ग्राउंड से। अगर आप इसको देखा जाए तो ये दोनों साइड पे जो लाइटनिंग है वो साइमल्टेनियसली हिट कर रही है। फॉर ऑब्जर्वर इनसाइड आउटसाइड द ट्रेन, जो कि ऑब्जर्वर बी है, उसको भी ये नजर आएगा कि ये लाइटनिंग दोनों जगहों पे एक ही वक्त पे स्ट्राइक कर रही हैं। इसका मतलब इसके लिए ये इवेंट क्या है, एक साइमल्टेनियस इवेंट है। लेकिन जो इनसाइड ऑब्जर्वर है इसके लिए ये इवेंट साइमल्टेनियस नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रेन है ये इस लाइटनिंग की तरफ मूव कर रही है, तो ये जो फ्रंट एंड है यहाँ पे लाइटनिंग इसको पहले होते हुए नजर आएगी। ठीक है, इसको महसूस होगा कि लाइट यहाँ पे पहले हिट कर रही है, और यहाँ पे क्योंकि ये एंड जो है वो लाइटनिंग से दूर भाग रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पे लाइट बाद में इस जगह को हिट कर रही होगी, तो ये इवेंट यहाँ पे बाद में होगा, यहाँ पे पहले हो रहा होगा। तो इस ऑब्जर्वर ए के लिए ये इवेंट साइमल्टेनियस नहीं होगा। फॉर ऑब्जर्वर ए ऑन द ट्रेन द लाइटनिंग स्ट्राइक एट डिफरेंट टाइम के लाइटनिंग स्ट्राइक हिट्स यहाँ पे होना चाहिए, hits at different times. At the front end, the lightning strike will hit the first because the train moves toward the strike, while at back end it will hit later. कि back end पे जो लाइट है ये बाद में इसको हिट करेगी। होप सो आपने ये लेक्चर यहाँ तक समझ लिया होगा। अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफिज।